हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ एग्रीकल्चर। देखिए, गुरप्रीत, माधव और टीना जो थे वो अपने विलेज में वॉक कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक फार्मर लैंड की टिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मर ने उन्हें बताया कि वो सॉइल में मैन्योर ऐड कर रहे थे और उस पर वीट उगाएंगे। ठीक है, वीट मतलब गेहूँ उगाएंगे और मैन्योर ऐड करने से वो सॉइल को और फर्टाइल कर रहे थे जिससे अच्छी वीट उगे, जिससे सॉइल आपका फर्टाइल हो जाए। ठीक है, उन्होंने फिर बच्चों को बताया कि ये इस वीट से उन्हें मंडी में बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा और वहाँ से ये वीट जो है फैक्ट्रीज जाएगी, फ़्लो बनेगी और फ़्लो के थ्रू बिस्किट और ब्रेड में कन्वर्ट होगी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना एक प्लांट से फिनिश्ड गुड का, इसमें 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और वो 3 होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से कंसर्न्ड होती हैं, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, नाउ जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ। ये हो गई आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई। टर्शरी एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को हेल्प करती हैं। ठीक है, थ्रू सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लैंड से कंसर्न होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फिशिंग लीजिए तो हम फिशिंग को प्राइमरी एक्टिविटी को कहते हैं। जो फिशेस होती हैं वो ओशंस और लेक्स में मिलती हैं। ठीक है, हम उन्हें फिशेस को पॉन्ड से निकालते हैं फिशेस से, फिर हम उन्हें किचन तक ले जाते हैं, हम उन्हें प्रोसेस करते हैं, वो खाने के काम आती हैं। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ आपकी प्राइमरीली लैंड से कंसर्न्ड हो, एक्सट्रैक्शन से कंसर्न्ड हो, प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न्ड होती हैं। ठीक है, और टर्शरी एक्टिविटी वो होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की हेल्प करती हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है एंड इट includes growing of crops, fruits, vegetable, flowers and rearing of livestock। ठीक है, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है कि काऊ, बफेलोज की रियरिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग जैसे आपकी हेंस वगैरह होती हैं, चिकन होती हैं, इन सब की जो आपका पूरा फार्मिंग होता है, इनका ब्रीडिंग होता है। पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, अराउंड हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड 2/3 पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। किसी भी जगह की टोपोग्राफी, स्पेशली उसकी सॉइल और क्लाइमेट की बहुत ज़रूरी है वहाँ की एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। जो लैंड जिस पे आपकी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एरेबल लैंड कहते हैं। ठीक है, इन दिस मैप, नीचे एक मैप है उसमें हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर का मार्क दिया हुआ है ना वहाँ वहाँ आपका एग्रीकल्चर होता है। देखिए, एग्रीकल्चर हर तरीके से हर जगह नहीं हो सकता है, ऑल्दो टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब बहुत जगह एग्रीकल्चर होने लगा है। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर हर जगह नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस। अब देखिए, यहाँ पे जो भी ग्रीन मार्क्ड है ना, जगहें ग्रीन मार्क्ड हैं, वो सब कौन सी हैं जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। नाउ डू यू नो, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस दिया हुआ है। एग्रीकल्चर क्या होता है? साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो रियरिंग लाइफ स्टॉक जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट ही होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फार्मिंग कहते हैं। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, जब हम देखिए कमर्शियल क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो, जिससे हमें पैसे मिलें। ठीक है, तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्क मिलती है हमें सिल्कवॉर्म रियर करने से, तो उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। पिसिकल्चर किसे कहते हैं? एक तो होता है, देखिए हमें नेचुरली फिशेस जो है वो ओशियंस और रिवर से मिलती हैं, बट क्या होता है कुछ लोग पूरे फार्म सेटअप कर लेते हैं फिशेस को ब्रीड करवाने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है फ़िश ब्रीड करती हैं, फिर उन फिशेस को आपके फ़िश मार्केट ले जाके सेल किया जाता है। तो ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स, उसे हम कहते हैं पिसिकल्चर। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जब हम ग्रेप्स, स्पेशली ग्रेप्स उगाते हैं उसे हम विटिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को।
हॉर्टिकल्चर कहते हैं ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। जब हम कमर्शियल यूज़ के लिए वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाते हैं हम उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब फार्म सिस्टम किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स होते हैं फार्म सिस्टम के वो होते हैं सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशन जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन मतलब सिंचाई, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, जो इस सिस्टम की फार्मिंग सिस्टम के आउटपुट होते हैं वो, अभी तक हमने बात करी इनपुट की, अब जो आउटपुट होते हैं वो होते हैं, देखिए आपकी क्रॉप्स बनती हैं, आप सीड्स जो हैं वो उगाते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या आपको क्रॉप मिलती है, वुल मिलती है आपको लाइफ स्टॉक रेयरिंग से, शीप्स वगैरह से, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलता है काउज एंड बफेलो से आपको मिल्क मिलता है, आप उससे चीज़, पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नाउ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि आपको एग्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ आप लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैन्यूर और नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस नहीं होती है क्रॉप में जिससे उनकी यील्ड बढ़ सके। देखिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी जाती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करी जाती है क्रॉप्स में, जिससे उनकी जो है उपज बढ़े, उनकी आपकी आउटपुट बढ़े। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ नेचुरल रखा जाता है। अब टाइप ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती हैं? देखिए तरह तरह की फार्मिंग वर्ल्ड के अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में परफॉर्म करी जाती हैं, ठीक है। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. Farming two main types की होती है। पहली होती है subsistence farming, दूसरी होती है commercial farming, ठीक है। subsistence farming वो होती है which is done to meet the needs of अ फार्मर्स फैमिली। अब सपोज़ करिए कि आप खुद की फैमिली के लिए जब फार्मिंग करते हैं उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। देखिए क्या होता है ट्रेडिशनली कि टेक्नोलॉजी जब आप अपने लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो प्रोड्यूस करना नहीं है, तो घर की ही लेबर यूज़ होती है और बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा होता है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फार्मर जो है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे सिंपल टूल्स के थ्रू और अपने घर की लेबर के थ्रू, थोड़ी ज़्यादा लेबर लगती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। देखिए इसमें क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में कि एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाई जाती है। राइस यहाँ की मेन क्रॉप होती है और अदर क्रॉप जो उगाई जाती हैं वो होती हैं वीट, मेज़, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर उसी जगह पे पॉसिबल है जहाँ आपका सॉइल फर्टाइल होता है, और ये वहाँ पे प्रैक्टिस होता है साउथ ईस्ट एशिया में कि उन रीजन्स में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये मानसून रीजन है साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के। मानसून रीजन से क्या होता है कि मानसून रीजन में जो जगहें पड़ती हैं वहाँ पर साल में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और आपके क्रॉप्स को भी वाटर मिलता रहता है, ठीक है। नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है इट इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव का मतलब देखिए क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुरानी एशियन टाइम की चीज़, ठीक है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन और नोमैडिक फार्मिंग। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन किसे कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है वो प्रैक्टिस होता है थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मैं पर्टिकुलरली बताती हूँ आपको क्या होता है। ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, जैसे किसने बोला थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन। अब लोग जो है बिल्कुल फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे तो रहते नहीं हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है, फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे सारे ट्रीज जो हैं एक पर्टिकुलर प्लॉट एरिया मार्क कर दिया जाता है, वहाँ के ट्रीज़ गिरा दिए जाते हैं और उनमें आग लगा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इतना काम कर दिया जाता है तो जो ट्रीज जल जाते हैं ना, उनकी जो एशेज़ होती हैं वो बहुत फर्टाइल होती हैं, उन्हें सॉइल के साथ आपका मिला दिया जाता है, ठीक है। जब उसे सॉइल के साथ मिला दिया जाता है उसके बाद उस पर फार्मिंग करी जाती है रिपीटेडली जब तक सॉइल की फर्टिलिटी
लूज़ नहीं हो जाती। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है तो लोग वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो दूसरी जगह पे जाके यही सेम प्रोसीजर जो है वो अपनाते हैं। फिर धीरे धीरे पुरानी जगह की जो पुराना प्लॉट ऑफ लैंड था उस पर फर्टिलिटी वापस आने लगती है, क्योंकि ये मोस्टली एरियाज़ वो होते हैं जहाँ रेनफॉल भी अच्छी होती है, तो वेजिटेशन बहुत ही जल्दी ग्रो भी कर जाती है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, और ये इंडिया में प्रैक्टिस होती है, इंडिया में भी प्रैक्टिस होती है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये याद रखेंगे ऐसी जगहों में प्रैक्टिस होती है जहाँ पॉपुलेशन स्कार्स होती है, जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे डू यू नो में देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वर्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे झुमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, और लदांग मलेशिया में, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग किसे कहते हैं? नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस करी जाती है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा में, सेंट्रल एशिया में एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे कि राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर हो गए। देखिए ये वहाँ प्रैक्टिस करी जाती है इस तरीके की फार्मिंग जहाँ टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में ठंड के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, सहारा डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाते हैं ना, तो लोग अपने हर्ड्स के साथ, ठीक है, जो भी उनके पास शीप बफेलो या जो भी उनके हर्ड्स होते हैं, वो उनके साथ मूव कर जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ कंडीशंस फिर भी फेवरेबल होती हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट एंड टेरेन। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स रियर करे जाते हैं? शीप, कैमल, याक एंड गोट्स। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। अब कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? देखिए कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है ना, अभी जैसे हमने डिस्कस करा था, कमर्शियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आपको मनी मिले, जिसके थ्रू आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले। तो in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market. The area cultivated and the amount of capital used is large. अब इसमें जो एरिया कल्टिवेट किया जाता है वो बहुत लार्ज होता है, और जो कैपिटल लगता है आपका लैंड, लेबर, ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मोस्टली सारा वर्क आपकी मशीन करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखिए इन तीनों वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है कि ग्रेन जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती हैं। वीट और मेज़ कॉमन कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स हैं। दो क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं वो हैं वीट और मेज़। मेजर एरिया वेयर कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। देखिए नॉर्मल सी बात है कि जब कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है और इसका इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली जो थोड़ी फाइनेंशियली स्टेबल रीजन है ना, वहीं से प्रैक्टिस करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया एज वेल। दीज एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म। कम पॉपुलेशन होती है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फार्म्स में करा जाता है ये काम, स्प्रेडिंग ओवर 100 of hectares. सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करी जाती है, और जो सीवियर विंटर्स होती है ना इन रीजन की, उस वजह से क्रॉप ग्रो थोड़ी सी इनहेबिट हो जाती है, ठीक है। नाउ इन मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? एक तो आपकी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, फॉडर क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, दूसरी और लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है। ये प्रैक्टिस होती है आपकी यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशंस किसे कहते हैं? प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो आपसे पूछा जाए कि प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो वो हैं टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना या कॉटन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। बहुत ही लार्ज अमाउंट में कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोड्यूस होता है इट मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। जो आपका जैसे कि टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, जो एक्सट्रैक्ट होता है, या तो उसे फार्म पे ही प्रोसेस करते हैं या फिर नियर बाई जो इंडस्ट्री सेटअप होती हैं उस पे करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं ना, ये मोस्टली एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल में सस्टेन करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में सिचुएटेड होती हैं। रबर की प्रोडक्शन जो है, रबर मलेशिया में प्लांटेशन क्रॉपिंग होती है इसकी। कॉफ़ी ब्राज़ील में, इंडिया में कर्नाटका में होती है, असम में होती है।
टी इंडिया में होती है बहुत वास्ट स्केल पे और श्रीलंका में होती है, ठीक है। नाउ मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटीरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्रॉप क्या करती हैं? रॉ मटीरियल प्रोवाइड करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। देखिए आपकी ये वीट जो होता है ये सिर्फ रोटी बनाने में काम नहीं आता, आपके बिस्किट्स भी बनते हैं इसके, आपकी ब्रेड भी बनती है, एंड देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपका पूरा बेकरी का सामान ये वीट के थ्रू बनता है, ठीक है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन जो है वो होती हैं हमारी फाइबर क्रॉप्स। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। हमारी जो इम्पॉर्टेंट इंडिया में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है वो है चाय और दूसरी कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। ओके, राइस के बारे में पढ़ते हैं। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस जो है वर्ल्ड की मेजर फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेबल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस स्टेबल डाइट है, ठीक है। मतलब स्टेबल डाइट मतलब लोग प्राइमरीली राइस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, अपनी डाइट के लिए। राइस की ग्रोथ के लिए देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है एयर में, और रेनफॉल भी हाई ही चाहिए होती है। तो एक तरीके से याद रखिएगा, रेन को सब कुछ हाई चाहिए होता है, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो रेनफॉल हो। इट ग्रोज बेस्ट इन अलूवियल क्लेई सॉइल। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सॉइल होता है राइस कल्टिवेशन के लिए वो होता है अलूवियल क्लेई सॉइल, जिससे वो जो सॉइल होता है वो वाटर रिटेन कर जाए। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है 2019 में। ऑल्दो ये जो सिचुएशन थी ऑल्टर हो गई थी, इंडिया ने सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करा था, ठीक है। बट ओवरऑल अब तक देखा जाए तो चाइना हैज़ बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climatic condition, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से जो हमारा इंडिया से नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, यहाँ पे राइस उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल वो रहता है, टेम्परेचर रहता है, कंडीशंस रहती हैं। तो एक ही साल में 2 बार जो है, 2 से 3 बार जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है, उसी सेम पीस ऑफ लैंड पे। नाउ वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए राइस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बट वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट ही रेनफॉल चाहिए ग्रोइंग सीजन में, ठीक है। एंड ब्राइट सनशाइन एज अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब हार्वेस्टिंग होती है तो उस टाइम पे राइस को चाहिए ब्राइट सनशाइन। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये थ्राइव करता है बेस्ट वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में, ठीक है। जो वेल ड्रेन्ड हो मतलब जिसमें से पानी भी निकल जाए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर्स। इंडिया में वीट कब ग्रो किया जाता है? विंटर्स में। और राइस ग्रो करी जाती है आपके रेनी सीजन के वक्त, ठीक है। नाउ मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स की एक खास बात होती है कि इसे आप जो है मतलब कि ज़्यादा अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगा ना तो भी ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। और सॉइल इन्हें कैसा चाहिए? इन्हें सैंडी सॉइल चाहिए, जैसे कि आपकी वीट को कैसे चाहिए था? वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए था। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है। ये एक हार्डी क्रॉप है जिसे लो रेनफॉल चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और फिर एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए इन द प्रोसेस, इन द ऑर्डर, ठीक है। जोवर, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, ठीक है। राइट हैंड साइड में मेज़ पे देखिए, डू यू नो में देखिए, मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्न। मेज़ को हम कॉर्न भी बोलते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल अलग अलग कलर्स की वैरायटी मिलती हैं आपकी मेज़ की, या फिर कह दीजिए कॉर्न की। अब मेज़ को देखते हैं। मेज़ को चाहिए होता है आपका मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा था, सॉरी ये मिलेट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेज़ को चाहिए होता है आपका मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, लेकिन सनशाइन मेज़ को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। देखिए यहाँ पे शायद मैंने मेज़ बोल दिया था, बट ये मिलेट्स हैं, ठीक है। मिलेट्स कोर्स ग्रेन्स होते हैं और मिलेट्स और मेज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। नाउ
कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज़ क्या होते हैं, जब बर्फ़ ना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड में जो है कॉटन थ्राइव नहीं कर पाती है, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसे अपनी ग्रोथ के लिए। बेस्ट ग्रो करती है कॉटन ब्लैक और एलुवियल सॉइल में। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब आते हैं हम जूट पे। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इसे, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है और क्लाइमेट भी इसे ह्यूमिड चाहिए होता है। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़। ये क्रॉप भी कहाँ ग्रो करती है, ट्रॉपिकल एरिया में। इंडिया और बांग्लादेश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। अब आती है कॉफ़ी की बारी। कॉफ़ी को चाहिए होता है गरम, वार्म और वेट क्लाइमेट, ठीक है, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, मतलब कि जो सॉइल होता है उसमें पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्रेन्ड होना चाहिए। हिल स्लोप्स सुटेबल होते हैं आपकी कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, फॉलोड बाय कोलंबिया। कोलंबिया भी एक कंट्री है आपके साउथ अमेरिका में, एंड फॉलोड बाय इंडिया। नाउ टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। इसे टी को जो है वो कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर चाहिए होती है। पर्टिकुलर सीजन नहीं, थ्रू आउट द ईयर इसे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। क्या चाहिए होता है इसे, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होता है और जेंटल स्लोप चाहिए होती हैं। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। देखिए क्या होता है कि टी की जो ना लीव्स पिक करी जाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, हु डिस्कवर द कॉफ़ी प्लांट। नाउ देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। इन अबाउट AD 850 कल्दी, एन अरब गोट हर्डर, एक अरेबियन गोट हर्डर था, हु वॉज पजल्ड बाय द क्वीर एंटिक्स ऑफ हिज फॉक्स, टेस्टेड द बेरीज ऑफ एवरग्रीन बुश ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग। जो वहाँ पर उसकी गोट्स फीड कर रही थी उसने भी उसे खाकर देखा, ठीक है। ऑन एक्सपीरियंसिंग अ सेल ऑफ एक्सिलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो कॉफ़ी थी वो डिस्कवर करी गई। नाउ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन होती जा रही है वैसे वैसे हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बढ़ाना पड़ रहा है, और उसी की वजह से हमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ रही हैं कि गिवन दिस पीस ऑफ लैंड हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज़ करें। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। ये बहुत वेज में हो सकता है, जैसे कि हम क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा दें या जितनी क्रॉप हम सो कर रहे हैं उसे बढ़ा दें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करें, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब कि हम एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज़ करें, ठीक है। ये सब एस्पेक्ट हैं आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि खाने की कमी ना पड़े, क्रॉप्स की कमी ना पड़े, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। जहाँ पर क्रॉप्स जो है छोटे छोटे लैंड्स पे भी उगाई जाती हैं, जिससे कि लोग जो है खुद की मतलब पूर्ति कर सकें, खुद का फुलफिलमेंट कर सकें, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, Canada and Australia. With the help of the 2 case study on farms, one from India and the other one from USA, let us understand about agriculture in a developing and a developed country. देखिए अब यहाँ पे हम 2 केस स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक डेवलप्ड कंट्री में है जैसे USA, और एक डेवलपिंग कंट्री में है जैसे हमारा इंडिया में, ठीक है। उससे पहले हम डू यू नो में देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ।
तो इसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। जब वर्ल्ड में कभी भी किसी भी टाइम किसी भी इंसान को न्यूट्रिशियस फूड की कमी ना पड़े, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डाइटरी प्रेफरेंसेस, कि वो क्या खाना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। नाउ अ फार्म इन इंडिया। देखिए एक स्मॉल विलेज की बात कर रहा है आदिलाबाद में, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल जो है एक स्मॉल फार्मर हैं विलेज में, और उनके पास 1.5 हेक्टेयर लैंड है। उनका हाउस मेन विलेज में है। वो परचेज़ करते हैं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स मार्केट से हर ऑल्टरनेटिव ईयर में। जो लैंड है वो फर्टाइल है, और वो 2 क्रॉप ग्रो करते हैं हर ईयर, विच इज़ नॉर्मली वीट और राइस, और उसके साथ पल्सेस। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो फार्मर हैं जो जिनकी बात हो रही है, वो अपने दोस्तों की और गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं कि अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ठीक है, कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस में उन्हें क्या करना चाहिए या क्या ग्रो करना चाहिए, क्या इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए एंड स्टफ़। वो एक ट्रैक्टर रेंट पे लेते हैं अपना फील्ड प्लो करने के लिए। हालांकि कुछ उनके दोस्त हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे बुलक्स के थ्रू प्लोइंग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए फार्मर्स जो है प्लो कर रहे हैं बुलक्स के थ्रू अपना फील्ड। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज लैंड। अब जो है वो एक ट्यूबवेल है उनके फील्ड के पास में, वो उसे रेंट पे लेते हैं जिससे वो अपने फील्ड को इरीगेट कर सकें। मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and few hens। मुन्ना लाल के पास कुछ बफेलोज भी हैं और कुछ हेंस भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, ठीक है। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव स्टोर में मिल्क बेचते हैं जो उनके गांव के पास में टाउन है वहाँ पर। ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, safety measure to protect the health of the livestock and artificial insemination. All the members of the family help in various farm activities। अब उनकी जो फैमिली है वो उनकी अलग अलग फार्म एक्टिविटीज़ में मदद करती है। कभी कभी वो क्रेडिट लेते हैं बैंक से, अपनी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बाय करने के लिए और इम्प्लीमेंट्स के लिए। वो अब इस प्रोड्यूस को सेल करते हैं मंडी में, जो पास में एक टाउन लोकेटेड है वहाँ पे। Since majority of the farmers do not have or lack storage facilities, देखिए अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो अपनी क्रॉप्स कहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। इसी वजह से वो फोर्स हो उन्हें ज़रूरी होता है कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस है वो सेल करें मार्केट में, when the market is not favorable for them। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई क्रॉप होती है उसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत नीचे चला जाता है, बट क्योंकि फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो वो रखेंगे कहाँ, सारा प्रोड्यूस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों उन्हें अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। In the recent year, the government has taken some steps to develop storage facilities। अब कुछ टाइम में ऐसा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जिससे वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके। अब हम एक डेवलप्ड कंट्री का इंसिडेंट देखते हैं, अ फार्म इन USA। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन USA इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। इंडियन फार्म के कंपेरेटिवली जो है USA के फार्म्स बहुत बड़े होते हैं। एक फार्म साइज़ जो है टिपिकली USA में 250 हेक्टेयर्स का होता है, तो 1.5 हेक्टेयर में और 250 हेक्टेयर में तो देखिए कितना फ़र्क होता है। जो फार्मर होता है वो फार्म में ही रिसाइड करता है, जबकि हमने जो अपनी इंडिया की स्टोरी देखी थी उसमें जो फार्मर था उसका मेन विलेज में घर था और उसका फार्म लैंड जो है वो बाहर आपके विलेज के आउटर्स पे था, ठीक है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, कुछ जो मेजर क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो हैं आपकी कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट। जॉय हरान एक फार्मर हैं मिडवेस्ट USA में, एंड ही ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। वो उस पर कॉर्न उगाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो है दे मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। एडिक्वेट मेजर लिए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। टाइम से टाइम वो सॉइल सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं चेक करवाने के लिए कि न्यूट्रिएंट सफिशेंट हैं या नहीं है। इससे क्या होता है, जॉय हरान अपना एक साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम को प्लान करने में उन्हें काम आता है कि उन्हें कितने फर्टिलाइजर्स और कौन कौन से ऐड करने हैं। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उनका जो
कंप्यूटर है ना वो लिंक्ड है सैटेलाइट से, जिससे क्या होता है कि उन्हें अपनी फील्ड की एक प्रिसाइज पिक्चर दिखती रहती है. दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड wherever they are required. He uses tractors, seed drills, levelers, combined harvester and threshers to perform various एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. वो क्या क्या यूज़ करते हैं, वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, लेवलर यूज़ करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. Grains are stored in automated grain storage और dispatch to market agency. ग्रेन जो है वो स्टोर करे जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में और डिस्पैच कर दिए जाते हैं मार्केट एजेंसीज के लिए. द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. अब ये कह रहे हैं कि जो फार्मर्स यूएसए में काम करते हैं ना वो बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, इंडिया की तरह पीजेंट फार्मर की तरह काम नहीं करते हैं. देखिए कितना डिफरेंस है. ठीक है, जो इंडियन फार्मर है और यूएसए के फार्मर में उनके लैंड साइज़ में डिफरेंस है. उन्हें जो है अपनी क्रॉप कम पैसे में सेल नहीं करनी पड़ती है जैसे इंडियन फार्मर्स को करनी पड़ती है. ठीक है, बहुत सारे फ़र्क हैं. यूएसए के फार्मर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजें, लेकिन इंडियन फार्मर के पास ये फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, तो ये बहुत सारे फ़र्क हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के, और इसी वजह से जो है हम लोगों में हमारी कंट्रीज़ में इतना डिफरेंस है. बट नॉनदलेस वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग एट अ हायर लेवल डे बाय डे. सो आई होप you like the video. Thank you so much for watching it, and please hit the like and the subscribe button.